नाजरीन, सामीन और प्यारे व्यूअर, आपको मेरी तरफ से और स्वामी जी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और हेलो कबूल करें। आज फिर हम अपना प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और मेरे साथ स्वामी जी मौजूद हैं। जैसे पहले भी मैं इनका तारफ़ करा चुका हूँ, ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। स्वामी जी ओशो के डिसाइपल रहे हैं और इनकी एक अपनी भी एक हस्ती है। आप बहुत अच्छे पोइट हैं, फ़िलासफ़र हैं और अभी कुछ अपनी किताबें भी तसनीफ़ कर चुके हैं। आज क्यों ना स्वामी जी, जब किताब की बात हुई है तो हम बात जो है ना किताब से शुरू करें। आप क्या समझते हैं कि किताब की इंसानी ज़िंदगी में या इंसानी ज़िंदगी में या इंसानी कल्चर में इसका क्या असर है और ये कितनी ज़रूरी है? जहाँ तक इंसान की ग्रोथ का सवाल है, जो इंसान का डेवलपमेंट हुआ है, उसमें किताब की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर इंसान के पास किताब नहीं होती तो हजारों साल पहले भी, अब जैसे खोज होती है ना, कभी भी लगता है कि 5,000 साल पुराना लिखा हुआ कहीं मिला है, उन्हें खुदाई की है कहीं, या ज़मीन पे अलग अलग हिस्सों में। तो जब किताब नहीं थी तब भी लोगों ने चाहा था कि वो जो सोचते हैं या जो वो आसपास देखते हैं उसको कहीं दर्ज किया जाए। तो ऐसे भी लेख मिले हैं जो पत्थरों पे लोगों ने लिखे हैं, किसी ने चमड़े पे लिखा है। तो इंसान की सोच ये थी कि वो उसका जो एक्सपीरियंस है जिंदगी का, उसको इकट्ठा करना चाहता है अगली जनरेशन के लिए, क्योंकि अगली जनरेशन आएगी तो उसको वो दोबारा गलती न करना पड़े। उनको पता चले कि हमारे पुरखे, पूर्वज, बाप दादा या 1,000 साल पहले जो लोग हुए थे वो कैसा जिंदगी जीते थे और उन्होंने क्या खोजा है और क्या पाया है, और या क्या खोया है उन्होंने, या क्या उनकी जिंदगी में कमी रह गई। वो सुखी थे, दुखी थे, या कोई बादशाह था या ट्राइब थी। मतलब कि इंसान के पास इतनी फ्रीडम है उसके जहन में कि वो माजी में भी देख सकता है किताब के जरिए। यानी आप ये दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि किताब जो है हमें अपने माजी को खोजने के लिए हाँ। एक बेहतरीन ज़रिया है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो किताब है, जो कुछ किताब में लिखा होता है वो सच पे मबनी होता है? हम इस किताब को पढ़ के क्या माजी के ऊपर यकीन कर सकते हैं? अब ये तो अंजुम इतना पेचीदा सवाल है, इतना पेचीदा सवाल है, क्योंकि जब भी कोई ताकतवर इंसान आता है किसी मुल्क में, जमीन के किसी हिस्से में, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर वो नेगेटिव ख्यालात का है, हुकूमत चलाने वाला, जोर जबरदस्त करने वाला है, मतलब ईगोइस्ट है, अहंकारी है, और उसमें इतनी टैलेंट नहीं है कि जो पुरानी किताबें हैं, जो जो दस्तावेज हैं, उनसे बेहतर वो दे सके लोगों को, तो उसके अंदर एक जलसी, एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है। बोलता है यार ये किताबें ना तो वो पढ़ सकता, अगर वो जाहिल है तो पढ़ नहीं लग सकता है, और इतनी हजारों। क्योंकि अगर आप देखेंगे हिस्ट्री, तो बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां रही है। एलेक्जेंडरिया रही है, नालंदा रही है, तक्षशिला रही है, और मिस्र में, यूनान में, और न जिसका हमें पता नहीं है, जिनके कोई नामो निशान नहीं है। तो इंसान ने जितनी खोज की है, तो हमने ये देखा है कि जैसे अब सिकंदर आएगा और उसको अगर पूरी दुनिया पे हुकूमत करना है, तो ये उसकी ईगो है कि मैं पूरी दुनिया को जीत के और एक महान बनना चाहता हूँ, ग्रेट, सिकंदर द ग्रेट। हम उसको ग्रेट बोलते भी हैं, लेकिन हमारा जो नजरिया है, जो पूरी दुनिया का नजरिया, बिल्कुल गलत है। हमने लुटेरों को ग्रेट कहा है, हमने अच्छे लोगों को ग्रेट नहीं किया, उनको तो हिस्ट्री से अलग ही हटा दिया है। जिन्होंने लोगों को सताया, लूटा, कत्लेआम किया, उनको तो क्या है कि अगर वो ऐसा आदमी आता है पावर में, तो वो तो कुछ फिलोसॉफी दे नहीं सकता ना, वो कोई शायरी आप सिकंदर से या बाबर से या ऐसे लोगों से आप शायरी की या किसी फिलोसॉफी की, अच्छी सी कहानियों की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन रूमी से, हाफिज से, शकील बदायूनी से, शेलेंद्र से, मजरू सुल्तानपुरी से, इकबाल से, फैज से, ऐसे लोग अगर पावर में आते हैं, तो वो क्या है कि उनका अंदाज है, चारों तरफ जो देखने का है, नजरिया है, वो बड़ा पॉजिटिव है। वो फूलों को देखते हैं, चांद तारों को देखते हैं, इंसान को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, वो एक खूबसूरत दुनिया को देखते हैं। और सिकंदर और ये जो लुटेरे हैं, उनको उनसे लेना देना ही नहीं है, उनको इंसान से भी लेना देना नहीं है। तो क्या है कि हमने हमेशा उन लोगों की तारीफ की है जिन्होंने दुनिया को पे हुकूमत चलाई है, तो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है।
बाकी जो शायर हैं या शिल्पकार हैं जिन्होंने पत्थर में एक बक्स तराशा है, या जिन्होंने कुछ लिखा है, या जिन्होंने कोई भी फैशन ज्वेलरी बनाई है, तो जिन्होंने दुनिया को खूबसूरत बनाया है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जो नेगेटिव ख्यालात का आदमी है, जो तो वो डिस्ट्रॉय करके फिर क्या है कि जब उसने खत्म ही कर दिया पुराना रिकॉर्ड, तो फिर वो इडियट भी रहा हो। तो ऐसा है कि ये बड़ा मुश्किल है किताबों को संभालना, और लोगों ने संभालने की कोशिश की थी, लेकिन खत्म करने वाले भी हैं, उन्होंने खत्म कर दिए। बड़ी बड़ी विशाख जो हजारों साल की रिसर्च थी, सभी को ने जला के राख कर दिया है। तो इसलिए फिर से कहूंगा कि किताब की अहमियत आज भी है, कल भी रहेगी। लेकिन आपने कहा ना कि ये सच है या नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि ये तो रिसर्च की बात है कि आधी हकीकत आधा फसाना। क्योंकि नहीं, क्योंकि किताब में लिखा जरूरी नहीं कि सब सच हो। अगर जो पावर में आ गया तो उसमें अगर सच भी लिखा है तो उसने उसको डिस्टोर्ट किया है। ये अपने मुताबिक मैं हूं, मेरी हुकूमत है, आप इन बातों को निकाल दें जो मेरे खिलाफ जाती है। तो इसके लिए बड़ी खुदाई होती है, जगह जगह हड़प्पा की खुदाई हुई है, मोहनजोदड़ो की, इधर उधर। तो उससे कुछ और मिलता है कि कैसे लोग थे, कैसे मकान थे, कैसा। तो लग्जरी में हमारे से ज्यादा भी हो सकता है लोग रहे हों पहले, लेकिन अगर आप उनका महल खत्म ही कर दिए तो लोग बोले नहीं जी, हमसे तो बहुत गरीब लोग रहे, इनके पास तो खाने को नहीं होता था। तो ये सारी तरफ चल रहा है लोगों का जो हिस्ट्री है ना, पूरी जमीन पे ऐसी ही चल रही है कि जब खुदाई होती है पता चलता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, हमसे बेहतर लोग भी इंसान थे पहले, सही, वो भी रहते थे और हमसे उन्होंने बड़ी अच्छी सी तलाश की थी। लेकिन अगर उनकी जो रिसर्च है, उनकी किताबें अगर हमने डिस्ट्रॉय कर दी है, तो हम समझे कि अभी मैंने किसी से सुना था कि अरे गुड़ नहीं होता था हिंदुस्तान में। अभी यार आपने एक भेजी थी आज मुझे, मैंने अधूरी देखी वो। हाँ, वो एक है। तो वो बोलते हैं जी गोभी का फूल वहां से आया, मिर्च वहां से आई है, वहां से आई है। तो जब हम एक जमीन को 1000 हिस्सों में तोड़ के और कहते हैं कि जी आलू वहां से आया है, शिमला मिर्च वहां से आई है, चेरी वहां से आया, एप्पल वहां से आया, तो अगर हमने मुल्कों में तकसीम नहीं किया होता जमीन को, तो हम कहते इसी जमीन की पैदावार रही है। वो नॉर्थ में थी, वो ईस्ट में ज्यादा से ज्यादा हम उसको हिस्से में बांटते, लेकिन हम उसको मुल्क की वो बताते, हाँ उसको नहीं बताते कि ये किसी मुल्क से नहीं, ये तो परिंदे हैं, वो चाइना से, अफ्रीका से, कहाँ से उड़ के कैसे जगह पे मुल्कों में जाते हैं और बीट्स करते हैं, बीज उनको जो होते हैं उससे भी तो पैदा हो सकती है फसल। तो ये इंसान की अकड़ है, ईगो है, अहम है, जिसको कहना है अना है। वो जो कहता है कि फलाने वहां से आया तो हमको तो शेयर करने चाहिए। अगर हमारे पास कोई बेहतरीन चीज हमने रिसर्च की है, जैसे आईफोन, तो सारी दुनिया के लिए है। तो वो भले खाने का सामान हो, कपड़े हो, जो भी अच्छी चीज हो, सारी इंसानियत के लिए होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि आपने दी तो आपने जी, मैंने दिया। हम कौन होते हैं? किसी की इजारादारी उसके ऊपर नहीं, हुकूमत नहीं होनी चाहिए। सबके लिए शेयर। अब हवा सबके लिए है, पानी सबके लिए, सूरज की रोशनी सबके लिए है। तो इल्म जो है वो भी सभी के लिए होना चाहिए। उसमें कोई किसी की मुल्क या मजहब की वो नहीं होना चाहिए कि ये हमारी ये चीज कि ये हमने ये दरियाफ्त की है तो इसका जो ना वहीं तक दावा नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं जानी चाहिए। नहीं, दावा ये सबके लिए होना चाहिए। अच्छा, ऐसी किताब के सवाल को थोड़ा सा मौजूद थोड़ा सा बढ़ाता हुआ मैं आगे ले चलता हूँ। अब ये है कि अगले जमानों में ये भी सुनने में आया था कि किताब लिखना आज के दौर में भी एक काफी मुश्किल काम होता है। एक आम लिखारी जिसको कोई स्पॉन्सर नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत सा उसका मटेरियल रह जाता है, उसकी किताबें छुप नहीं सकती, प्रिंट नहीं हो सकती। उस जमाने में भी अगर मैं कहता हूँ अगर कोई मटेरियल कोई प्रिंट हुआ या कोई किताब लिखी गई, तो वो भी हो सकता है कि बादशाह के या हुक्मरान के खास पसंदीदा बंदे होंगे, या जिस तरीके से बादशाह ने उन्हें कहा होगा वैसे ही उन्होंने किताब लिखी होगी। तो वो भी अगर किताबें हमारे पास जो आती हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि वो किताबें भी जो है ना, जो बंदा सरों के ऊपर हुक्मरानी करता था, वो एक उसकी देन थी ना, कि उन बंदों की जो दिलों के ऊपर हुक्मरानी करते थे। सही बात है, बिल्कुल आपने वजह फरमाया और मैं बोलता हूँ इससे मैं एग्री करता हूँ। क्योंकि आप देखें ना, इसकी मिसाल देखें, गालिब थे जी। अब कितना टैलेंटेड, मैं बोलता हूँ कि अगर शायरी की दुनिया में गालिब का कोई मुकाबला नहीं है। आज भी उसका जो मुकाम है वो हमारे दिल में। सही। अगर उसकी हालत खस्ता ना होती तो उसका दीवान कभी का छप गया होता, उसने खुद छपवा दिया होता। सही। क्योंकि दौलत नहीं, धन नहीं है, हर कोई इसको रिफ्यूज कर रहा है। इतनी आला किस्म की शायरी,
तो वो तो अच्छा हुआ कि वो आया उनके दरबार में, उसको आने दिया, अब पहुंच गए मौका मिल गया जैसे मौका मिल तैसे। गया, सही। उस्ताद जोक की वजह से, नहीं तो वो ज्यादा अकूड़ा आदमी होता उस्ताद जोक, तो उसको बोलता नहीं नहीं ये तो जुआरी है, ये तो शराबी है, इसको ये दरबार के काबिल नहीं है। उसने कहा भी है कहीं। सही, हाँ, कहा कि जरा उसका मकाम नहीं है, वो हाँ। जुआरियों के साथ बैठता है, हाँ। उन लोगों के साथ बैठता है, हाँ। खुरफा के साथ वो लेकिन नहीं बैठता। तो इंसान जो करता है उससे उसका होने का क्या लेना देना है? शराबी है तो ये तो उसका एक्शन है ना, फिजिकल मेंटली, लेकिन वो दिल की बात तो उसने शायरी में कही है। ये तो टेंशन में होता है आदमी तो शराब पिएगा थोड़ी बहुत, सही। नहीं इसमें वो मैं नहीं बुरा मानता इस चीज को। मैं तो ये देखता हूँ कि उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। सही। वो जुआ खेलता था तो भाई आदमी को कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए घर में, बेगम के साथ, वो भी जिसको शायरी पसंद ना हो उसके साथ वो कब तक बैठा रहेगा? या तो अकेला रहना पसंद करेगा, या थोड़ा सा नशा कर लेते हैं। मैं इन चीजों को बिल्कुल बुरा नहीं, उसकी पर्सनल चॉइस है। एक बेखुदी जो है ना वो हाँ। चाहिए होती है, जरा जहाँ आपकी ज़हनी हमांगी ना हो, ये तो इस तरह के ख्यालात जो है ना वो चलते बिल्कुल रहते हैं। नहीं, ये शायर से इसका मौसीकार हो, जो भी क्रिएटिव इंसान होगा वो थोड़ा गुम हो जाना चाहेगा, दिल और दिमाग से थोड़ा अलग होके अपनी मस्ती में रहना चाहेगा। अगर उसको अंदरूनी मस्ती नहीं मिलती है तो बाहर से थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, गाड़ी को गियर में डालने के लिए, ठीक, हाँ तो ठीक है, कुछ चलना पड़ता है। आप ओशो जी के साथ रहे हैं, ठीक है, आपके गुरु भी रहे हैं, आप उनके डिसाइपल भी रहे हैं। ये भी मैं कहना चाहूँगा, ज़रा ओशो जी ने खुद ये पूरी ज़िंदगी वो भी मैं लेक्चर देते रहे हैं, और बहुत सी उनकी अपनी ज़ाती लाइब्रेरी भी थी। और अगर मैं कहूँ कि उन्होंने किताब के बारे में क्या कुछ कहा, आपने किताब के बारे में ओशो जी से क्या सीखा? जब मैंने पहली बार उनकी लाइब्रेरी देखी तो मैं बहुत हैरान रहा, क्योंकि जब उनसे मैं पहली बार मिलने गया तो जैसे ही हम बाहर दरवाजे के बाहर जूते उतार के अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको लाइब्रेरी दिखाई देती है। इतनी सारी किताबें दिख रही थी, तो किताबों का मैं भी शौकीन था, लेकिन सोचा नहीं था कि किसी की पर्सनल लाइब्रेरी इतनी बड़ी होगी। खैर उस दिन तो मेरा ध्यान ऐसे ऊपरी देखा मैंने, जब उनसे मिलने गया तो उनके पास भी मेज पे साइड में 10-12 किताबें रखी हुई थी। तो जैसे ही मैं गया तो किताब पढ़ रहे थे, उन्होंने उठा के रख दी। जब भी जाता था तो किताब पढ़ रहे होते, मैं देखा आ जाओ करके वो उठा के रख देते थे। तो किताब से उनकी मोहब्बत बचपन से थी, और उन्होंने जितनी किताब पढ़ी है और जिन किताबों का जिक्र किया है वो हमें भी वो कभी कभी कहते थे कि फलानी किताब पढ़ना, तो कभी तो बोलते मेरी लाइब्रेरी से ले लो वो फलानी किताब, क्योंकि उन दिनों उनकी किताबें बहुत कम थी, 8-10 छोटी छोटी थी, 1.5 रुपए की, 2 रुपए की, 8 आने की, 12 आने की, 3-3.5 रुपए की, महंगी से महंगी। तो मुझे भी उन्होंने 2-3 बार कहा कि फलानी किताब पढ़ो, मेरी लाइब्रेरी में है। तो मैंने जाके निकाली पोएट्री की किताब, उसका नाम था अंधेरी कविताएं। अच्छा, वो किसकी लिखी हुई थी? अब वो नहीं, ओशो की नहीं। अच्छा। उनके पास कलेक्शन था बहुत बड़ा। ठीक है। तो मैं तो शायरी का शौकीन था, तो मेरे ऐसी तो बहुत सारी किताबें थी, लेकिन मुझे जैसी वो अंधेरी कविताएं, अब उसकी जबानी 2-3 शायरी मुझे याद थी, नज्म, अंधेरी नज्म मतलब। अच्छा। तो वो तो भूला गया मैं, इतने बरस हो गए। लेकिन उनको कहना चाहिए कि जितनी किताबें उन्होंने कम से कम वक्त में पढ़ी है, शायद ही किसी इंसान ने इतनी किताबें पढ़ी हो अपनी जिंदगी में, और अभी भी बहुत कुछ सिक्योर रखा हुआ है। ठीक। हाँ, लोग रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा। जो ओशो जी ने आपको कुछ किताबों का नाम लिया है, या उनकी सोबत में आपने कुछ किताबें पढ़ी, उनका कोई नाम याद है आपको? नहीं, के साथ, कुछ सामीन के साथ, देखने वालों के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं? अब शेयर तो यही है कि मैंने कहा ना कि अंधेरी कविताएं मतलब अंधेरी नज्म, तो वो तो मुझे याद नहीं किसने लिखी थी, लेकिन मैंने किताब के ऊपर एक गजल लिखी है। वो आपकी गजल जो है ना इस प्रोग्राम के बाद में आपसे जो है वो जरूर इनके ऊपर जो वो गजल आपसे जरूर सुनेंगे। और ये भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ किताबें मेरे सामने पड़ी हैं जिनके ऊपर ओशो जी की और आपकी भी तस्वीर लगी हुई है। अब मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इन बुक्स के बारे में दे सकते हैं? मेरी भी बदकिस्मती कि अभी तक मैं हिंदी पढ़ना नहीं सीख सका। कोशिश करूँगा कि अगर कोई हिंदी आ जाए तो, क्योंकि जो जितनी भी आप जुबान जानते हैं उसी से आपके इल्म के दरवाजे खुलते हैं, और कोई भी जुबान किसी की मलकियत नहीं हो सकती। ये आपके ऊपर है कि आप कब उसको सीखते हैं। तो ये कुछ किताबें मैं स्वामी जी से ही कहूँगा, ये इनकी अपनी लिखी हुई किताबें, कि आपको इन किताबों का थोड़ा सा तारुफ कराएं। ये पहली किताब है, इसके बारे में अगर प्लीज मुझे कुछ बता दें। तो ये है, ये ओशो के साथ 2 वक्त गुजारा है। तो ये जो किताब है, एक शिष्य की अंतर यात्रा। क्या नाम है इसका? एक शिष्य की अंतर यात्रा।
शीश क्या डिसाइपल हो गया? डिसाइपल, अच्छा, एक डिसाइपल का अपना अंदरूनी सफर, ठीक। एक शागिर्द का अंदरूनी सफर। अंदरूनी सफर। क्योंकि एक तो सफर होता है हम्म। जो हम बाहर देखते हैं, हम्म। और एक होता है कि जब ऐसा उस्ताद मिल जाता है हम्म। तो बोलता है बाहर जो देखते हो वो तो सिर्फ परछाई है, शेडो है, हम्म। रियलिटी तो अंदर है। ठीक। तो ये उनके जब, हम्म। तो ये लोगों को अजीब सा लगेगा अंतर यात्रा क्या होती है, इनर जर्नी क्या होती है। हम्म। तो सारा राज यही है कि जब तक इंसान ने अपने अंदर नहीं झांका, अपने आप को नहीं टटोला, तब तक उसको लगता है कि और बाहर की दुनिया तो एक ख्वाब जैसी है, बदलती रहती है। हम्म। तो ये इसके 4 वॉल्यूम है। ठीक। तो ये पहला और दूसरा आया है, तीसरा चौथा अभी दिसंबर में आने वाला है। अच्छा, इसमें क्या आपने क्या कुछ लिखा क्या है ऐसा? ओ बहुत कुछ। अब जैसे क्या है कि इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मुझे नहीं पता था, मेरे एक पुराने दोस्त थे, वो गुजर गए 2 साल पहले, 3 साल पहले, शिवानंद। ठीक। तो हम साथ में काम किया करते थे आश्रम में। तो जब मैं यहाँ जर्मनी आ गया, वो फिनलैंड चले गए, फिर वो हम अलग अलग हो गए, तो कभी फ़ोन पे बात होती थी। फिर जब फेसबुक शुरू हुई तो उन्होंने, वो भी शायरी के शौकीन थे, शायर तो नहीं थे लेकिन शायरी के शौकीन थे, तो उन्होंने ऐसे 1-2 बार पूछा कि मैं तो ओशो से पूना में मिला हूँ, यानी कि 75 में करीब अच्छा। वो आए हैं, और तुम तो उनसे पहले मिला करते थे 70s में, अर्ली जब से वो पूना बम्बई आए थे, तो तुम तो अकेले मिले हो उनसे। मैं बोला हाँ मैं मिला हूँ अकेले। तो क्या बातें होती थी? मैंने अच्छा। बोला यार अभी बहुत सारी बातें होती थी, मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। नहीं नहीं तुम कुछ तो बताओ। हम्म। तो मैं बोला मैं ठीक है कुछ लिख देता हूँ। तो उसे बातचीत में उसको बताई, तो बोला नहीं यार तुम लिख तो अच्छा रहेगा, बाद में तो भूल जाऊंगा। तो पहले तो वो मैसेंजर पे हम थोड़ी थोड़ी बताया करता था उनको। फिर किसी और ने पूछा वही सवाल, फिर किसी और ने, तो मैं बोला सबको मैं वही बातें रिपीट कर रहा हूँ कि 1970 में मिला, फलानी तारीख को मिला, ऐसा हुआ। तो मैं सबको मैं एक ही जवाब बार बार लिखता हूँ, तो बेहतर है कि 2 पेज लिख दूं और सबके लिए बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि लोग वही सवाल पूछते हैं, कब मिले, कैसे मिले, क्या हुआ। तो इस वजह से ये शुरू हो गई। तो मैंने 2 पेज लिखे, तो लोगों को उसको बहुत पसंद आया। उसने बोला नहीं आगे क्या हुआ, तो फिर मैं 1-2 पेज और लिखे। ऐसे करते करते 1000 पेज हो गए। 1000 पेज? 1000 पेज हो गए इसके। तो फिर वो एक मुझे कोई और मिल गई दुबई में, उसने बोला स्वामी जी मैंने आपके वो पढ़े हैं और बहुत अच्छी चीजें हैं, मैं आपको इकट्ठा करके ये कंप्यूटर पे इसकी तो किताब बन सकती है, तो मैं कर दूं। मैं बोला कर दो। तो उसने एडिटिंग वगैरह करके कुछ डिलीट भी कर दिया अब गलती से। अच्छा। हाँ तो अब क्या किया जाए, मुझे तो पता नहीं था वो डिलीट भी करेगी। तो खैर जो भी हो, तो उसने इकट्ठा करके दिया। तो फिर एक पब्लिशर मिल गए, तो फिर उनको बात जस गई। अब वो इतने इससे वो हुए, लुत्फानंदोज हुए, या कहना चाहिए इतनी पसंद आई उनको ये किताब कि वो खुद ओशो के डिसाइबल बन गए। अच्छा। पढ़ते पढ़ते बोले मैं तो इसमें खो जाता हूँ। तो वो फिर वो वही पब्लिशर है अभी भी। ठीक। तो अभी ये इसकी पहली और दूसरी ये 2 बुक्स आ गई हैं, और इसके बाद और कितनी, 4 और हैं? 2 इसकी है जो यादें हैं ओशो के साथ, हाँ उसको बोलते हैं मेमोयर्स। ठीक है। और दूसरी है 4 या 5 और। उसके क्या कि जब ये आखिरी में इसकी कहानी पूरी हो गई, तो लोगों ने बोला फेसबुक पे, उन्होंने बोला कि नहीं ये बात कुछ जस्ती नहीं है, आपने बात वहां से शुरू की जब आप ओशो से मिले, उसके पहले आप क्या करते थे, कहाँ पैदा हुए, तालीम क्या हुई, पढ़ाई लिखाई वगैरह सब। जब तक वो नहीं बताएंगे अपने बचपन के बारे में, तब तक हाँ आपकी ये जो स्टोरी है इसको मुकम्मल नहीं मानते। तो मैंने कहा ठीक है भाई लिख देता हूँ, मेरा क्या है कि वो बायोडाटा, ऑटोबायोग्राफी। तो फिर वो उनके सवाल आए, तो मैंने 1-2 सवाल के जवाब दिए, तो और 2-4 सवाल आ गए। तो और 2-4 सवाल आते आते वो उसके मेरा ख्याल है 333 चैप्टर उसके भी हो गए हैं। अभी भी कई सवाल पड़े हुए हैं, लेकिन जब मूड होता है तभी लिख देता हूँ। वैसे तो ऐसा नहीं है कि मुझे जवाब देना जरूरी है, लेकिन मैं देखता हूँ कौन सा सवाल अच्छा है और अंदर से क्लिक हो जाता है। तो कभी कभी मैं अभी जैसे 3 दिन पहले, पिछले हफ्ते ही मैंने वो 332 चैप्टर जो है उसका ऐसा हुआ कि मैं अपने काम में था, बिजी था, वैसे में किसी ने लिख के भेजा, वो बड़ा वो एक जिसको बोलते हैं ना हादसा हो गया, क्या हुआ, तो उनके फादर की डेथ हो गई। और वो उसी दिन 1 दिन पहले आई होंगी उनसे मिलने, कहीं दूसरे शहर से मिलने आई होंगी। तो उनको फादर का बर्थडे था, जन्मदिन था, बर्थ सालगिरह थी ना, उसको सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने सारा इंतजाम किया हुआ था। और सोचा था रात को 12 बजे अपने डैडी को वो
सरप्राइज देंगे, कुछ चीजें इकट्ठी की होंगी, मिठाई, कपड़े, जो भी गिफ्ट देने के लिए। तो ऐसा हुआ कि मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि उन्होंने बोला कि वो बाथरूम में गए 10 बजे और वापस आए तो थोड़े लड़खड़ाने लगे, तो वो 56 के थे वो सिर्फ, बस। और हैंडसम, जब मैंने उनकी तस्वीर देखी तो बड़े हैंडसम से। हम्म। तो बोले जब वो आए तो बैठने लगे, थोड़े लड़खाने लगे, तो हमने उनको संभाल के बिठाया हम्म। और वो बैठे। हमने सोचा कि अभी तो 10 बजे, 10:15 हैं, 12 बजे के बाद इनको सरप्राइज देंगे हैप्पी बर्थडे की। और बोले जाके बैठे और यूं देखा और वो बस चले गए। बस। तो मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो यंग थे अभी, और सारा इंतजाम हमने जो किया था वो धरा का धरा रह गया। अब ऐसे में उन्होंने मुझे, क्योंकि फेसबुक फ्रेंड है, तो मैंने कभी सोचा नहीं था, तो नॉर्मली तो हम बोलते हैं ना, सॉरी टू हियर अबाउट योर फादर दैट इट्स पास अवे वगैरह वगैरह। मैं बोला यार ये बिल्कुल कॉमन बात है, हर कोई अफसोस जाहिर करता है। और तो उस वक्त तो मैंने जवाब देना अंदर से आया ही नहीं कुछ, तो मैंने छोड़ दी, मैंने उठा के बंद कर दी, टैबलेट और रख दिया। फिर शाम को ख्याल आया तो फिर भी मैंने सोचा कि क्या जवाब देना, वो परेशान है, आप उसकी परेशानी थोड़ी दूर कर सकते हैं, तो मेरे साथ गुजरी है तो मुझे बताऊं। कितने लोगों ने कुछ कहा, लेकिन अंदर तो दिल तो नहीं मानता ना, आंख में आंसू आ ही जाते हैं। तो उसने यही कहा था कि मेरी आंख में आंसू भी नहीं आए, मैं रोई भी नहीं। तो फिर भी मैंने जवाब नहीं दिया। फिर मैं लेट गया जाके बिस्तर में, 12:30 रात को 12:30 बजे होंगे। लेटे लेटे मुझे बेचैनी होने लगी, जवाब तो देना चाहिए। उसने आपको अपना समझ के बात की उसने यही कहा था कि मैं ओशो के जाने के बाद मैं आपको ही ज्यादा ऐसा इंसान समझती हूँ जिससे मैं अपने दिल की बातें इजहार कर सकती हूँ। तो मैं बोला वो इंतजार कर रही होगी कि मैंने जवाब तक नहीं दिया। तो बेचैनी ने मुझे उठाया। ऐसे ही मेरी अक्सर वो ये लिखने का जो होता है ना सिलसिला, ऐसे ही होता है, अचानक से अंदर से कुछ होती है, कोई इंस्पिरेशन होती है, हलचल से होती है कि बेचैनी से होती है। तब मैं उठ के गया, लाइट ऑन की और बैठा, फिर उसको लिखने दिया। तो मैंने सोचा कि 2-4 लाइनें लिख दूंगा, लेकिन फिर वही एक चैप्टर बन गया पूरा। अच्छा। तो ऐसा होता है मेरे साथ। ऐसा नहीं कि मेरे को जवाब देना ही है, नहीं, मैं कभी कभी तो हफ्ता भर तक कुछ नहीं बोलता हूँ मैं। जब वो अंदर से आता है ना तो फिर मैं बोलता हूँ। नहीं, अब अपने साथ जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। तो इसी तरह से हाँ, सामने आ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अंदर से कुछ होना चाहिए। शायरी आपके अंदर से आती है। जबरदस्ती चीजें ये नहीं होती। नहीं, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, और जबरदस्ती करते तो बात बनती नहीं है। नहीं, वो तो फिर सारी की सारी क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल या क्या उस तरह की संती शायरी जिसे कहते हैं वो हो जाती है। हाँ, चले आगे बात बढ़ाते हैं। ये आपकी एक और किताब मेरे सामने पड़ी हुई है हिंदी में। हाँ, इसके बारे में भी प्लीज जो ना बता दें। इसका नाम है आवारगी। आवारगी। तो ऐसा है कि ये पोइट्री की होगी। पोइट्री की नज़्में हैं और गजलें हैं इसमें। तो ये सब अभी आसिफ साथ में नहीं है। तो मुझे तो कहना चाहिए कि ये वो जनाब आसिफ साहब जो सनराइज रेडियो पे प्रोग्राम किया करते थे, दरीचे के पहले सब रंग वगैरह, तो ये क्या कहूँ कि मैं उनसे कहता हूँ, तुम जो हमारे मीत ना होते, गीत ये मेरे गीत ना होते। तो मैं तो भूल गया था, जवानी के थे सर, कलेक्शन वगैरह मैंने फेंक दिया था बहुत पहले ही। तो मैंने सोचा जवानी की बातें थी, ओशो के साथ थे कुछ, सब शायरी पुरानी कलेक्शन फेंक चुका था मैं खुद ही। मतलब अब जर्मनी में आ गए, अब क्या करना। जब लंदन में मैंने उनको रेडियो पे सुना तो ऐसी अच्छी आवाज और उनका सुनाने का अंदाज, उससे मैं बड़ा मुतासिर हुआ, बहुत प्रभावित हुआ। तो पहले तो सुनता रहा मैं 4-5 साल तक, और मेरे कमरे में फोन भी नहीं था। जी तो चाहता था मैं कुछ सुना दूं, लेकिन ना मेरे पास अपना लिखा हुआ कुछ कलाम था। तो उनकी वजह से ये किताब बन गई। रेडियो सुनते सुनते फिर मेरी दिल इच्छा हुई कि मैं भी कुछ लिखूं। तो उनको जब लिख के मैंने सुनाई तो उनको बहुत पसंद आई। बोले कि आप तो अच्छी भली लिखते हैं, आप आया करें हमारे प्रोग्राम में। तो ऐसा करते करते ये पहली किताब बनी। मेरा ख्याल है आप इससे पहले तो आपने वो बनाई थी, नहीं? ये कौन से, मुझे अब इसका पता नहीं है। इसका भी मेरा ख्याल है, इसका भी 3-4 साल से ज्यादा हो गए। 2014 में बनी है मेरा ख्याल है ये। आपने हिंदी में कितनी और इसके अलावा भी कोई पोइट्री की बुक आपकी हिंदी में है कि नहीं है? किताब तो नहीं है, लेकिन काफी पोइट्री है। पोइट्री हाँ, बहुत सारी है, मतलब 2-3 किताबें तो आराम से आ सकती है। लेकिन उम्मीद है एहसन शिराजी अल मरूफ जो है ना आसिफ साहब हमें बहुत जल्दी जो है ना वो भी ज्वाइन करेंगे। हाँ, ये पोइट्री में तो उनकी वजह से हुई। हाँ, वो तो है। और आखिर में ये है, ये मेरी और स्वामी जी की एक बुक है, क्या इत्तेफाक है, और ये हम दोनों ने तख्लीक की है।
उम्मीद है कुछ दोस्त इसे जानते भी हैं और कुछ नहीं भी जानते। हम्म। तो और कुछ कहना चाहेंगे स्वामी जी? बस ये तो मैंने तो ना तो मुझे उर्दू पढ़ना आती है न लिखना आती है। वो आप मिल गए तो आपने कहा नहीं आप बोलते जाइए, मैं टाइप करता जाता हूँ। वो भी देखें, लेकिन आपकी वजह से उर्दू टाइपिंग मैंने सीखी। नहीं और कहाँ कहाँ से ये एक किताब जो इस शक्ल में आई है, ये कितने मराइल से गुजर के आती है, ये मैं और स्वामी जी जानते हैं, या जो भी बंदा जो राइटर होता है उसे पता होता है कि किताब इस शक्ल में, किताबी शक्ल में लाने तक वो कितने मराइल से गुजरना पड़ता है। बहुत से लोग आपको ज्वाइन करते हैं और छोड़ जाते हैं, आपको पता नहीं होता, क्योंकि जो प्रोफेशनल राइटर्स हैं वो कुछ और होते हैं, जो हमारी तरह के शौकिया राइटर्स हैं उनके लिए बहुत सी मुश्किलात हैं और बहुत से मुश्किल मराहल से गुजरना पड़ता है। और बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं जिनके ऊपर आप एतबार करते हैं, एतमाद भी करते हैं, लेकिन वो आपके एतबार और एतमाद दोनों को ठेस पहुंचा के गुजर बिल्कुल जाते जी, हैं। बिल्कुल लेकिन ये हमारा एक बहुत अच्छा तजर्बा है, तो हम इस लिहाज से भी खुश हैं। अब मैं आखिर में स्वामी जी से कहूँगा कि कोई पोइट्री अपनी पसंद की आज सुनाएं। तो मेरा ख्याल है किताब की बात हो रही थी, हम्म, तो किताब के ऊपर एक मेरी है हाँ, जरूर। गजल, तो उसके जरूर, आपको प्लीज। सुना देते हैं। इरशाद। अ, ये है, ये किताबों एक और मेरे पास है किताब के ऊपर, लेकिन आज यही सामने है तो इसको सुना देते हैं। ऐसा है कि दिल की किताब पढ़ के, दिल की किताब पढ़ के कल रात बहुत रोए। वाह वाह, बहुत अच्छा। दिल की किताब पढ़ के कल रात बहुत रोए। दिल की किताब पढ़ के कल रात बहुत रोए, और सूली पे अपनी चढ़ के कल रात बहुत रोए। वाह वाह, अपनी सूली पे चढ़ता है इंसान इंसान बहुत गहराई अपनी की बात मर्जी की से। है। सूली पे चढ़ना पड़ता है, तो सूली पे अपनी चढ़ के कल रात बहुत रोए। ये सोचता था मैं भी लिखूं कोई किताब, ये सोचता था मैं भी लिखूं कोई किताब, झूठी कहानी गढ़ के कल रात वाह वाह, बहुत रोए। वाह वाह वाह। और किसने कहा था तुमसे हम्म, अपनी करो तलाश। बहुत मुश्किल काम है। हाँ, ये किसने सबसे कहा था? दुनिया में सबसे मुश्किल काम यही है। किसने कहा था तुमसे अपनी करो तलाश, अपनी हदों से बढ़ के कल रात बहुत रोए। वाह वाह, अपनी हदों से बढ़ के कल रात बहुत रोए। मैं भी तो नींद में था और वो भी नींद में है। मैं भी नींद में था और वो भी नींद नींद में है। मैं भी तो नींद में था, मैं माजी में मैं भी सोया हुआ था और वो अब भी नींद में है। वो ठीक ठीक। नहीं, इसका मैं भी तो नींद में था और वो भी नींद में है। ख्वाबों के पीछे पड़ के कल रात रात बहुत रोए। वाह, वो आपने कहा था ना एक चीज, ये सच है या झूठ है किताबें, तो बातें सुनी सुनाई सब सच तो नहीं होती। वाह, बातें सुनी सुनाई सब सच तो तो नहीं होती। अपनी अना पे अड़ के कल रात बहुत रोए। वाह 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 वाह। और कि आगे है कि गलती तो मेरी थी, गलती तो मेरी थी पर उसको सजा मिली है। गलती तो मेरी थी पर उसको सजा मिली है। इल्जाम उस पे मर के कल रात बहुत रोए। वाह। और एक शेर इसका और भी है कि इसका नहीं मलाल, इसका नहीं मलाल कि धोखा दिया है खुद को। इसका नहीं मलाल के धोखा दिया है खुद को। वाह। इसका नहीं मलाल की धोखा दिया है खुद को, पर दोस्तों से लड़के कल रात बहुत रोए। वाह वाह। और दिल की किताब पढ़ के कल रात बहुत रोए। सूली पे अपनी चढ़ के कल रात बहुत रोए। तो ये मेरी पसंदीदा गजलों में से है। एक किताब के ऊपर और है, तो उसको ढूंढ के देखेंगे, कहीं रखिए, बहुत बहुत सुनाएंगे आपको। बहुत शुक्रिया स्वामी जी। और ये वाली मेरे ख्याल में आपकी ये जो गजल है किसी ने गाई भी है। हाँ, एक बार सीडी बनाने का इरादा था, तो वो आपके पास है तो म्यूजिक मुझे दे देना कि मैं इसके साथ लगा दूंगा। अरे हाँ, कभी और भी कुछ जो है ना सामीन इसको सुन भी सकें और देख भी सकें। हाँ। और इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। आपसे भी गुजारिश है कि आप लोगों के पास अगर कोई सवालात हों तो प्लीज़ वो सवाल ज़रूर करें। अगर स्वामी जी से आपने कुछ पूछना हो और आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, और अगर ना पसंद भी आए तो ज़रूर बताएं। हाँ, आप कमेंट करें,
उसके ऊपर आपको क्या बात पसंद है, क्या पसंद नहीं आई, और या कुछ पूछना चाहें तो ये सिर्फ दोस्तों में गुफ्तगू है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का गुरु हूँ या कोई मेरा शागिर्द है, हम दोस्त हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे दोस्त हमें मिले जिनसे हम खुल के दिल की बात कर सकें। हाँ, सही बात भी यही है कि जो हमारी बातें जो हम यहाँ बैठ के करते रहते हैं, ये कोई हमारा प्री प्लान प्रोग्राम नहीं होता। जैसे हम बैठ के, मैं और स्वामी जी कई सालों से बैठ के बातें कर रहे हैं, ये वही बातें हैं जो मेरे जहन में सवालात आते हैं, इनके जहन में सवालात आते हैं, जो हम एक दूसरे से बात करते रहते हैं। जो बातें हवा में कहीं तहलील हो जाए, हम चाहते हैं कि इन बातों को रिकॉर्ड कर लें, किसी के कानों तक जो ना ये पहुँचे। हो सकता है कि कोई नए सवालात भी इन बातों से जन्म लें। जरूर जरूर। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, नमस्कार, बाय बाय। थैंक यू।